महर्षि पतंजलि ने 196 श्लोक के माध्यम से पूरे योग की व्याख्या की। उन 196 श्लोक को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। पहला चैप्टर था समाधि पाठ, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि एक मनुष्य की अंतिम यात्रा कहाँ की है, उसको कहाँ जाना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है। तो उन्होंने डेस्टिनेशन को एक्सप्लेन किया कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। सेकेंड चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, क्या साधना करना है, तो साधना करके हम उस डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। थर्ड चैप्टर में उन्होंने बताया कि जब हम साधना करना शुरू करेंगे, योग अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी पावर्स हमें मिलेंगे। फिजिकल एंड मेंटल बोथ पावर्स विल रिसीव। तो इन पावर्स को हम कैसे उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। वी हैव रिसीव दिस पावर सो दैट वी कैन प्रोग्रेस फर्दर, हम समाधि की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। और चौथा चैप्टर है कैवल्य पाद, जिसमें उन्होंने मोक्ष के बारे में बताया है। तो ये 4 चैप्टर्स में उन्होंने पूरे योग को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये जर्नी बताई है कि कहाँ से एक मनुष्य जिसके पास भगवान ने बुद्धि दी है और इसलिए उन्हें जानवरों से बेहतर समझा गया है, तो कैसे मनुष्य अपने आप को जानवर की स्थिति से उठा करके दिव्य स्थिति में ला सकता है। इस पूरी यात्रा को वो कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका पूरा रोड मैप उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के 196 श्लोक में दिया गया है, जिसकी बुक भी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो कि लिंक ट्री में आप जाएंगे तो उसमें आपको बुक पतंजलि योग सूत्र की 196 श्लोक की बुक आपको मिल जाएगी, सो दैट यू हैव अ रेफरेंस कि आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं। तो वो रोड मैप है, ऐसा रोड मैप जो हमारी जीवन की यात्रा को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाता है। उसके बाद हमने अष्टांग योग को जानना शुरू किया कि अष्टांग योग में जो बहिरंग योग है उसके 5 हिस्से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। कल हमने 5 यम के बारे में जाना था। यम का मतलब होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहली बात हमें बताई गई कि हमें किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, ना सोच करके, ना बोल करके, ना शारीरिक रूप से। फिर दूसरी बात हमें बताई गई कि हमें झूठ नहीं बोलना। इसका मतलब हम अगर अपने आप से कुछ कहते हैं तो हमें उसका पालन करना है। सत्य का पालन का मतलब सबसे पहले अपने आप से जो कहते हैं उसका पालन करना शुरू करिए। अगर आपने अपने आप से कहा कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, तो आपको उस बात का पालन करना है। और अगर आप नहीं उठते हो तो आप अपने साथ ही झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अपने साथ आपने जो कमिटमेंट की वो आपने पूरा नहीं किया। तीसरा है अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चोरी करने का मतलब हम कोई भी चीज फिजिकली, वर्बली या मेंटली किसी की भी ना लें बिना उसकी इजाजत के, नहीं तो वो इंटेलेक्चुअल चोरी के रूप में माना जाएगा। मान लीजिए संजय जी ने एक सुंदर सा गीत लिखा है और उस गीत को मैं अपने नाम से पब्लिश कर दूं, तो ये एक चोरी ही तो होगी, इंटेलेक्चुअल चोरी होगी। और पूरा क्रेडिट मैं ले लूं और संजय जी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं नहीं नहीं ये तो मेरा है, पर क्रेडिट तो किसी और ने ले लिया उस चीज का। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हमारे अंदर जो एक शक्ति मिली है हमें, जो ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म मतलब जो कि क्रिएशन करता है। तो हमारे अंदर एक काम शक्ति है जो क्रिएशन करती है, एक नया जीवन बना सकती है। तो वो कहते हैं कि हमें एक ब्रह्म की तरह से आचरण करना है। हमें अपनी काम ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ नए क्रिएशन के लिए उपयोग करना है। सिर्फ प्लेजर के लिए अपनी काम ऊर्जा को खर्च नहीं करना। और यही उन्होंने ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया। ब्रह्मचर्य के लिए का मतलब ये नहीं है कि टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम द प्लेजरेबल एक्टिविटीज। पांचवा उन्होंने कहा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह मत करिए, वस्तुओं का संग्रह मत करिए। जितनी जरूरी है उतना ही अपने पास रखिए। आपको अगर 7 जोड़ी कपड़े से आपका काम हो जाता है तो 7 ही रखिए। 8वें का जबरदस्ती मत रखे रहिए कि नहीं ये तो मैं बाद में काम आ जाएगा।
ये परसों काम आ जाएगा। कभी भी अपने घर के पड़े क्लटर, क्लटर समझते हैं, बहुत सारा ढेर, बहुत सारी चीजें हमें लगता है सालों से हमने उपयोग नहीं किए, फिर भी वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। आपने 2-4 साल पहले से वो खोला ही नहीं है, अच्छा खोला भी है तो इधर का उधर ही किया है, पर वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो इसे बोलते हैं क्लटर। तो समय समय पर क्लटर को क्लियर करना चाहिए। कैसे क्लियर करना चाहिए? 3 प्रिंसिपल्स पे। पहला प्रिंसिपल ये, क्या ये मेरे लिए अभी भी उपयोगी है? दूसरा, क्या मैं इसका आगे उपयोग करने वाला हूं? तीसरा, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? उपयोगी है, क्या मैं इसका आगे उपयोग करने वाला हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? इन 3 पैरामीटर्स पे अगर वो चीज वस्तु फिट बैठती है तो उसको आप अपने पास रखे रहिए, नहीं तो उसे अलग कर दीजिए। आपने 5 ड्रेस रखा हुआ है, बहुत पुराना है और आपको बड़ा पसंद था, उन दिनों पे बड़ा पसंद से आप पहनते थे, तो उस पे 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहला, क्या मैं इसका भी उपयोग करता हूँ? दूसरा, क्या मैं इसका भविष्य में उपयोग करूंगा? तीसरा, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? तो ये 5 चीजें आपको यम के अंदर में आती हैं। तो संग्रह उतना ही रखिए जितना आपके लिए दैनिक जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिर हमने कल नियम के बारे में पढ़ना शुरू किया, जहां नियम हमने बताया सबसे पहला नियम है शौच। शौच का मतलब होता है कि शरीर को हर स्तर पे शुद्ध रखा जाए और मन को भी हर स्तर पे शुद्ध रखा जाए। समय समय पर हमें हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो उस गंदगी को हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से साफ कर सकते हैं। गंदगी आई तो उसे निकाल दीजिए। मानसिक गंदगी को निकालने के लिए प्रार्थना का उपयोग करिए, ध्यान का उपयोग करिए। तो मानसिक गंदगी जो हमारे मन में समय समय पे आ जाती है, दूसरों के लिए गलत भाव आ जाते हैं, दूसरों के लिए ईर्ष्या की भावना आ जाती है, क्रोध आने लगता है, या हम दूसरों को ओवर विश्लेषण करने लगते हैं, ओवर एनालाइज करने लगते हैं, नहीं ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही है। तो जहाँ ओवर एनालाइज करने लगते हैं तो हमें अपने आप को क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर नो वन इन दिस वर्ल्ड टू जज एनी, बिकॉज एवरीवन इज राइट इन देयर सिचुएशन ऑफ, इन देयर सिचुएशन देयर प्लेस। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शुद्धिकरण करो, ध्यान से करो। शरीर का शुद्धिकरण उपवास से होता है और मन का शुद्धिकरण ध्यान से होता है। तो साफ हो जाएंगे तो ये हर जगह सबको अच्छे लगेंगे। साफ सुथरी चीज दुनिया के हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, गंदगी किसको पसंद है? किसी को पसंद कोई है कि जो गंदगी आसपास रख करके रहता हो? बोले किसी घर बाजू वाला कचरा फेंकने जा रहा है, भैया इधर लाओ ना, मेरे घर में डाल दो भैया, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है गंदगी, अच्छा आप यहाँ डालो भैया। कैसा कर रहे हो भैया, आप उधर क्यों डाल रहे हो? यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि गंदगी हम अपने घर की गंदगी दूसरे के घर में डालने में लगे हुए। पर क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को बोला कि भाई मेरे घर डाल दो गंदगी? तो इसका मतलब गंदगी से हम सभी परहेज करते हैं। तो शरीर जब गंदा हो जाएगा, मन जब गंदा हो जाएगा विचारों के कारण से, विपरीत परिस्थितियों के कारण से, तब तब आपको तकलीफ होगी। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको उससे बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उपवास करें समय समय पर और ध्यान करें, प्रार्थना करें। फिर हमने बात की थी संतोष की। संतोष का मतलब होता है कि जितना मैंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, जो इस वक्त मेरे पास मेरे मेहनत से अर्जित किया हुआ है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। और आगे जो मैं मेहनत से अर्जित कर सकता हूँ वो मेरी क्षमता है। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप आगे अर्जित मत करिए। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, दे वांट टू गेट मोर एंड मोर इन देयर लाइफ। आज जहाँ पर है तो वहां से हम और ऊपर जाना चाहते हैं। पर मैंने साइकिल वाली कहानी सुनाई थी ना, हम जितना ऊपर जाते हैं हमें दुनिया उतनी नीचे दिखती है, उतना सरल हो जाती है दुनिया। कहा जाता है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग आज भी अपने जीवन को बड़े सरलता से जीते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया के ऐसे जो 9 से 10 लोग हैं जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट लोग हैं, जिनको यहाँ रखा गया है, और वो अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाइड वे में जीते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। जो टेक्नोलॉजी मास्टर हैं बिल गेट्स, वो समय समय पर सब कुछ छोड़ करके
सारी टेक्नोलॉजीज को छोड़ करके 15 दिन 1 महीने के लिए किताबों के साथ समय बिताते हैं, दूर चले जाते हैं कहीं पर, वहाँ किताबों के अलावा कुछ नहीं होता। वो दुनिया को टेक्नोलॉजी में बिजी करके रखे हुए हैं। आज दुनिया उन्हीं कंप्यूटर्स का उपयोग कर रही है जिसका उन्होंने आविष्कार किया, जिसको लोगों तक पहुंचाया, बट वो जाकर के अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब हम जब सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तब हमें अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। आज तक मैंने क्या देखा कि जितने लोगों ने बहुत धन धन अर्जित किया, तो उनसे पूछा गया कि आप धन क्यों अर्जित करना चाहते हो, तो बोले हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। हमारे पास जब बहुत सारा धन हो जाएगा तो हम निःशुल्क हॉस्पिटल खोलेंगे, हम निःशुल्क धर्मशाला खोलेंगे, हम मंदिर बनाएंगे लोगों के उपयोग के लिए, राइट। तो बहुत धन आने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दूसरों को मदद करने के लिए आपको बहुत धन की जरूरत नहीं है, जब जिस समय जिसके पास जितना हो उतना भी कर लेना मोर देन सफिशिएंट है। तो इसलिए मेहनत करिए और जितना अपनी मेहनत से अर्जित कर सकते हैं उसमें खुश रहिए, पर ये नहीं कह रहे हैं कि आगे मत बढ़िए, आगे बढ़िए और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तीसरा है तपस्या, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति को मैं सहन कर सकूं। संजय जी को 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए शीर्षासन में रखेंगे तो बोलेंगे नहीं मैं 5 मिनट तक रह सकता हूँ, 6 मिनट भी कर लूंगा, उसमें क्या है, तो बड़ा काम है। पर 2 मिनट बाद उनका शरीर हिलने लगता है और अगले 3 मिनट का वो इंतजार करने लगते हैं। तो शुरुआत में तो लगता है कि हो जाएगा, पर बाद में उसके हार्डशिप्स भी होती है। तो हम जब कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें हार्डशिप्स आएगी, तो हमें उस हार्डशिप की आदत होनी चाहिए। हमें विपरीत से विपरीत परिस्थिति में डाल दिया जाए पर हम अडिग रहें और मुस्कुरा करके उससे बाहर आ सकें, यही है तपस्या। तपस्या का मतलब वृक्षासन में खड़े होकर के ओम नमः शिवाय नहीं करना है, बल्कि हर आसन को करते वक्त जो समस्या आए, तकलीफ हो, दर्द हो, बड़ी आसानी से तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और आसनों के साथ तो मजा आता है। उसके हम लोग आसनों के दर्द को मीठा दर्द बोलते हैं, स्वीट पेन, बिकॉज हमें दर्द तो हमें किसी को नहीं अच्छा लगता, पर ये दर्द मजा आ रहा होता है, इसको लगता है नहीं थोड़ा और कर सकता हूँ, थोड़ा और। तो इसलिए आसनों के दर्द को कहा गया स्वीट पेन। और हम लोग क्लास में कई बार बोलते हैं एंजॉय द स्वीट पेन, दर्द जिसमें भी मजा है। नहीं तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसको दर्द में आनंद आता हो। किसको आनंद आता हो दर्द? तो ऐसे आदमी को ढूंढ लो जिसको दर्द में आनंद आता हो, तो अपना दर्द भी उसी को दे दो। भैया आप मेरे बदले का ले लो कि घुटने का दर्द मेरा, भैया थोड़ा कमर दर्द है मेरा, वो ले लो कि क्या, भैया थोड़ा गर्दन का दर्द तो आप ले ही लो भैया प्लीज, आपको दर्द अच्छा लगता है भैया। तो आपको कोई मिला नहीं आज तक ऐसा, बल्कि लोग अपना दर्द देने वाले हैं, दर्द देने वाले मिल रहे हैं, लेने वाले नहीं मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक अर्थ यह है कि अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना। तो स्वयं को जानने के लिए हम ऐसी किताबों को पढ़ते हैं जिसमें स्वयं के बारे में बताया गया है, मतलब आत्मा के बारे में बताया गया है। तो ऐसी कौन सी किताब है जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है? तो वो वेद है, हमारे चारों वेद। और उन वेद के सार को वेदांता बोलते हैं। वेद के सार को क्या बोलते हैं? वेदांत। और वेदांत इज इक्वल टू उपनिषद। वेदांत और उपनिषद एक ही है, ठीक है। वेद के सार को, द नॉलेज विच इज गिवन इन वेदास इज कॉल्ड एज उपनिषद, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे, इनका नाम जानेंगे हम लोग। तो ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र चैंटिंग, ये हमें बचपन से सिखाया गया। हर छोटे से छोटे बच्चे को भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् आता है, राइट और रॉन्ग? शादी के समय लोग उनसे पूछते हैं चलो 2 मंत्र करके बताओ, तो ये वाला सबसे पहले बताते क्योंकि बचपन से जब से ज्यादा इसको याद है। इसका मतलब कि हमें स्वयं को जानने के लिए ऐसी किताबों का अध्ययन करने की जरूरत है प्रतिदिन, जो हमें अपने आप को जानने में मदद करे। कहा जाता है दुनिया की सारी समस्याओं का निराकरण भगवत गीता में है। दुनिया की सारी समस्याओं का निराकरण
भगवत गीता में। तो इसका मतलब अगर मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू कर लूं तो मैं अपनी समस्याओं का निराकरण करना सीख सकता हूँ। 1996 में जब मेरे फादर ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया इस कोर्स के लिए, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के लिए, तो उस दौरान वो जाते वक्त हॉस्टल में मुझे छोड़ने के बाद उन्होंने मुझे एक किताब दी, वो थी भगवत गीता की किताब। और उन्होंने कहा कि ज़्यादा नहीं, बस इसे रोज़ 1 पेज या 2 पेज पढ़ना। तो वो 1996 से लेकर के आज हम 2022 में बैठे हैं, मैं आज भी प्रतिदिन उस किताब के 2 पेज पढ़ के ही सोता हूँ या अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, कोई भी एक क्रम में। और उस किताब को ना जाने मैंने अभी तक कितने बार पढ़ ली होगी, और हर बार जब पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया ही समझने को मिलता है, मेरे नया ही कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहते हैं ना, हम जिस चीज को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार कर रहे हो, वो इतना गहरा बैठ जाता है कि वो आपके आचरण में आ जाता है। आपके आचरण में वही आता है जिसके संपर्क में आप रहते हो। तो मैं चाह करके भी अगर आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करूंगा तो मेरा अंदर का जो आचरण, जो किताबों के पढ़ने के कारण से अंदर ही अंदर बदलता जा रहा था, वो मुझे बदल आर्टिफिशियल होने नहीं देगा। वो फिर मुझे उठा के नेचुरल में लाके रख देगा। इसका मतलब कि अगर हम अपने आप को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा, ऐसी किताब का जो हमें स्वयं के बारे में जानने में मदद करे। और ये प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं कि ये नियम होना चाहिए कि स्वयं को जानने के लिए एक किताब का रोज अध्ययन करें। क्या 24 घंटे में हम 1 पेज नहीं पढ़ सकते? क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं है? अगर हम व्हाट्सएप के 50-100 मैसेजेस रोज पढ़ लेते हैं तो क्या हम 1 पेज नहीं पढ़ सकते? क्वेश्चन मार्क। और इसका जवाब आपको स्वयं को देना है। 5वां है ईश्वर प्रणिधान। कहा गया कि दुनिया में होने वाली अधिकतर घटनाएं किसी के द्वारा संचालित हैं, और वो कोई शक्ति है जिसे हम ईश्वर मानते हैं। तो हमारे जीवन में कई बार हम से गलतियां हो जाती हैं, हम चाहते नहीं फिर भी हो जाती हैं। अनजाने में गलती हो जाती है, और कई बार हम जानबूझ के भी गलती करते हैं। तो जो गलतियां अनजाने में होती हैं या जो भी कर्म हम करते हैं प्रतिदिन, हमें अपने उन कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए कि आई हैव डन दिस, प्लीज टेक केयर ऑफ माई एक्शंस। आप मुझे गाइड करिए, आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि ये जो मैंने एक्शन किया ये सही था या गलत, ये मुझे नहीं पता, मैंने किया, तो इसमें मुझे मार्गदर्शित करिए कि कैसे मैंने सुधार कर सकता हूँ। एक महिला थी, वो जो भी करती वो ईश्वर को समर्पित कर देती। वो गोबर के कंडे बनाती थी, तो गोबर के कंडे बनाती और दीवार पे कृष्णा मस्तु करके वो कर देती। तो वहीं पास में जो मंदिर है उसके चेहरे पर ऐसे गोबर आके चिपक जाता। तो बेचारा पुजारी धो धो के परेशान, बोले आता कहाँ से है ये? फिर उसकी महिला की मृत्यु का समय आया तो उसको लेने के लिए जो यान आया उसने उसको भी ईश्वर को समर्पित कर दिया। तो वो यान गया और मंदिर से टकराया और मंदिर टूट 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 के चूर चूर हो गया। मतलब वो भी अस्तित्व में नहीं रहा, ये जा रही है तो वो भी अस्तित्व में नहीं, क्योंकि उसने अपने मृत्यु को भी ईश्वर को ही समर्पित कर दिया। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि अपने हर कर्म को ईश्वर को सरेंडर करते हुए करना। सरेंडरिंग योर एक्शंस टू गॉड। मैं अगर क्लास करने जा रहा हूँ तो हे ईश्वर, मैं अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ कर सकूं। मैं अगर क्लास लेने जा रहा हूँ तो हे ईश्वर, मैं अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ कर सकूं। प्रतिदिन हर इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ 100% देना चाहता है, ये समझो। पर कई परिस्थिति ऐसी आती है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं है। कई परिस्थितियों पर उसका हमारा कंट्रोल नहीं है। उदाहरण देता हूँ, लास्ट वीक में हमारी एक क्लास कैंसिल हुई थी। तो वो क्लास इसलिए कैंसिल हुई थी कि मेरी मदर गिर गई थी और उनकी बोन फ्रैक्चर हो गया था।
और फ्रैक्चर होने के बाद हमें तुरंत उन्हें हॉस्पिटल आके सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी, तो वो सर्जरी उसी टाइम पे थी, इसलिए हमें आप क्लास कैंसिल करनी पड़ी। और अभी 1.5-2 महीने तक वो बिस्तर से अब ऊपर नहीं आ सकती। तो वो परिस्थिति मेरे कंट्रोल में थी क्या? मैं उसे रोक सकता था? तो कई चीजें इंसान के नियंत्रण में नहीं है, तो हमें उस परिस्थिति के अनुसार से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। वी नीड टू एडजस्ट टू द सिचुएशंस विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। तो कर्म करो और ईश्वर को समर्पित कर दो, ये आपका भाव होना चाहिए हर कर्म के प्रति। अगर आप ऐसे भाव के साथ कोई भी कर्म करोगे तो प्रतिदिन आपके कर्म इम्प्रोवाइज होता जाएगा। ये है नियम। तो 5 नियम आपने समझ लिए। अब हम बहिरंग योग के तीसरे हिस्से में आते हैं। तीसरा हिस्सा है आसन। ये हम सबको बड़ा पसंद है, ये हम सब करने में बड़ा आनंद लेते हैं, और हम में से कई लोग तो आसनों को ही योगा मानते हैं। उतने में ही योगा को सिमट के रख लिया हमने कि आसन मतलब योगा, आसन इज इक्वल टू योगा एंड नथिंग मोर। कई लोग तो प्राणायाम भी नहीं करते। योगा इज इक्वल टू आसनस, योगा पावर, योगा इज इक्वल टू पावर पोस्चर्स। मतलब योगा की परिभाषा इतनी सिकुड़ गई है कि लोग आसनों को ही योगा मानने लगे हैं। पर अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें आसन क्या निकला? एक छोटा सा हिस्सा है, इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड है। तो है क्या ये आसन? कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है ये उसका सबसे बड़ा साथी है। अगर ये शरीर उसके पास नहीं होगा तो उसकी आत्मा वो अचीव नहीं कर पाएगी जो करने के लिए वो आई है। तो इसके लिए 2 तरह के विचार प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ये कहती है कि शरीर का जो हो रहा है होने दो, अपने को क्या, अपने को तो मन पे फोकस करना है, सिर्फ ध्यान करना है। उदाहरण, ब्रह्म कुमारी इसका राजयोग। अगर आप ब्रह्म कुमारी इसका राजयोग देखेंगे, वो लोग भी राजयोग कराते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम के लोग। तो वो कहते हैं कि आपको शरीर जैसा भी है ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मन पर केंद्रित करो। और राजयोग जो स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, अष्टांग योग, वो ये कह रहा है कि यस, मन को तो नियंत्रित करना है, बट साथ साथ इस शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है। ठीक है? आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रहे हो घर के सभी सदस्यों के साथ, आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर लियो, और गाड़ी जो है वो पुरानी सी खटारा सी है जिसको जरूरत पड़ने पर बीच बीच में धक्का भी मारना पड़ता है। आप उसमें जाना चाहते हो लॉन्ग ड्राइव पर, आप लोग पूरी तैयारी से निकले हो, तो आप खटारा लेके जाओगे कि ठीक ठाक गाड़ी ले जाओगे? तो ये कह रहे हैं कि यात्रा के लिए हमारा शरीर परफेक्टली ऑल राइट होना चाहिए। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये जो गाड़ी है, ये व्हीकल है, ये जो शरीर है, ये हमारा सबसे बड़ा साथी है। और आसन इस शरीर रूपी साथी को बेहतर बनाने का आयाम है। आसन मतलब किसी भी परिस्थिति में रहने की क्षमता। बैठते हैं हम लोग, अभी आप बैठे हैं, कितनी देर तक बैठ सकते हैं? स्थिर? 1 घंटा 2 घंटा स्थिर तो नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ा सा ऐसा होंगे, थोड़ा ऐसा होंगे, हाँ, थोड़ा ऐसा भी हो सकते हैं। घर पे हो तो आप अपने क्लासरूम में है तो बड़ा सिस्टम में बैठना पड़ेगा, अनुशासन है। तो आप 3 घंटे तक मूवीज देख सकते हो, जरूरत पड़ने पर लगातार 8-9 घंटे भी देख सकते हो। तो आसन मतलब किसी भी स्थिति में एक लंबे समय तक रहना, और जिसमें आप लंबे समय रहने की आदत डाल लेते हो वो आपके लिए सरल हो जाती है। जैसे इंडियन टॉयलेट्स यूज करने की आदत के कारण से उनके लिए स्क्वाट करना बड़ा आसान होता है, पर फॉरेनर्स को वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने के कारण से उनको स्क्वाट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इंडियंस के लिए इजी क्यों रहा? क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वेस्टर्नर्स के लिए बचपन से वो टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट सीट पे बैठ रहे हैं।
और आप शहर गांव में तो बच्चा जो है वो किनारे बैठा हुआ है, तो उसको वैसे ही बैठने की आदत सिखाई गई है बचपन से, राइट और रॉन्ग। तो उसके लिए वो आसान है, पर एक फॉरेनर के लिए उतना ही मुश्किल है। तो आसन क्या है? जिस चीज का बार बार अभ्यास किया जाए, हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और हम उसमें बेहतर हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मुझे आसन को बेहतर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा अगर यार ये तो आसन मैं कल भी किया था, ये त्रिकोण आसन तो कर भी करवाए थे हमको और आज फिर करवा दिए। वाह, कुछ नया आसन कराओ ना सर। हम नया नया आसन करना चाहते हैं सर। तो नया नया करोगे तो पुराना पुराना भूल जाएंगे, और फिर पुराना 4 हफ्ते बाद वापस आएगा। क्यों? आपको नयापन चाहिए था। तो आप कोई भी आसन में परफेक्ट हो पाए क्या? तो परफेक्ट होने के लिए आसन में क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन। हमें 5 साल तक रोज सर्वांगासन कराते थे, करो। 5 साल तक रोज मत्स्यासन कराते थे, करो। हम बोलते थे चेंज करवा दो भाई, कभी सर्वांगासन, तो ठीक है मॉडिफिकेशन कर लो, पद्मासन के साथ सर्वांगासन कर लो, ठीक है, इतना चेंजेस कर सकते हैं। बट वही वही आसन कर, बट उसका लाभ अब हमें दिखाई देता है। कई बार हम कई दिनों तक जब नहीं भी कर पाते तो भी हमसे वो अच्छे से ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमने उसे बार बार प्रैक्टिस किया। तो आसन को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो, जिस आसन को बेहतर बनाना चाहते हो, सूर्य नमस्कार को बेहतर बनाना चाहते हो, तो उसको रोज प्रॉपरली सिस्टम में प्रैक्टिस करो। तो अपने आप आपके उस आसन में रहने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और रोज रोज नया नया करोगे तो कैसे बढ़ेगी? एडेप्टेबिलिटी तो नहीं आ पाएगी ना। क्योंकि आप अगर रोज गौमुख आसन में बैठने के आदी हो तो आपके लिए आसान होगा। पहले के जमाने के जितने मुनीम लोग होते थे, गल्ला सिस्टम पे काम होता था, गद्दे में बैठ के काम करते थे, तो वो लोग गौमुख आसन में बैठे रहते थे, उनको कभी कमर दर्द नहीं होता था। आज जितना शहरी लोग हैं, जो हम जैसे लोग टेबल पे काम करते हैं, कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, और ऐसे टाइट कपड़े पहन के, पैंट और ये शर्ट भी तो बड़ा टाइट है ना, ये भी तो शरीर को खड़ा करके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। वो लोग धोती कुर्ते में, खुला आसमान आराम से बैठे हुए हैं, तो उसमें कहाँ कॉन्ट्रैक्शन आएगा? क्योंकि धोती खुली हुई है, इधर से टाइट हो रही तो इधर ढीला कर दो, इधर टाइट हो रही तो इधर ढीला कर दो। हमारा तो पैंट ही टाइट है, और ऊपर से बेल्ट लगा के और टाइट कर देते हैं हम लोग। कमर टाइट, बेल्ट क्यों? आधुनिक परिवेश है, इसमें जीना हमें पसंद है। तो अब ऐसे परिवेश के कारण से क्या हमारा शरीर कड़ा नहीं होगा? क्या हमारे शरीर में स्टिफनेस नहीं आएगी? बट नेचुरली आएगी। तो कुछ तो हमारे बैठने की आदत है, हम नीचे बैठेंगे नहीं तो हमारी नीचे बैठने की आदत खत्म। और किसी दिन वो एक अभी सत्र हुआ था लास्ट वीक, जिसमें राशि जी आई थी, साइकोलॉजिकल बायस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जिनको नीचे बैठने की आदत नहीं है, वो हर 5 मिनट में पैर ऐसे हो रहे थे, इधर हिल रहे थे, उधर हिल रहे थे। क्यों? आदत ही नहीं है। तो अगर नीचे बैठने की प्रोसेस को आसान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, उसको बार बार करना पड़ेगा, रोज नीचे बैठना पड़ेगा। तो और ये आदत हमें बचपन से डालनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन में हमारी मांसपेशियां, हमारे बोन्स, ये सारे सॉफ्ट होते हैं और इजीली टू मोल्ड हो जाते हैं। पर यही चीज मैं अगर 40-50 की उम्र में शुरू करूंगा तो मेरे मांसपेशियां और ये बोन्स तो ऑलरेडी बहुत कड़े हो गए हैं। तो कड़े हो गए हैं तो मैं कड़े को और मोड़ूंगा तो और दर्द होगा मेरे को। जितनी कड़ी चीज, उसको जितना मोड़ने की कोशिश करोगे उतनी तकलीफ होगी, और जितनी सॉफ्ट चीज उसको मोड़ना उतना आसान होगा। तो आपकी जितनी कम उम्र में योग सीख जाओगे उतने जल्दी आपकी बॉडी बेहतर और फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और आपकी बॉडी यूज टू एडेप्टेबिलिटी हो जाएगी। तो सर इसका मतलब हम लोग ज्यादा उम्र में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वीकेएस अयंगार जी कहते थे कि आपकी मांसपेशियां उम्र बढ़ती उम्र के साथ कड़ी इसलिए होती हैं ताकि बोन्स को सपोर्ट कर सके। बोन्स बढ़ती उम्र के साथ वीक होने लगते हैं। तो बोन्स क्या होते हैं? एक ठोस स्ट्रक्चर है। तो बोन्स जब वीक होने लगते हैं तो मसल्स उसको सपोर्ट करके पकड़ती हैं और टाइट होकर पकड़ती हैं। तो यही कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ मांसपेशियों में स्टिफनेस बढ़ जाती है। मैं चाहता नहीं हूँ स्टिफनेस, बट ये बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको अगेंस्ट फोर्स करूंगा तो क्या होगा? मैं अपना ही नुकसान करूंगा। तो बहुत सारे लोग अपना नुकसान करने में नुकसान कर बैठते हैं, बिकॉज वो लेट शुरू करते हैं और अधूरे ज्ञान के साथ जब वो चीजें करते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं।
तो आसनों का मतलब है स्लोइंग डाउन, टू प्रैक्टिस स्लोली, एज स्लो एज यू कैन। बट हम लोग क्यों फास्ट करते हैं आसन? क्योंकि यहाँ आने वाला 80% 90% व्यक्ति जो है वो शारीरिक फिटनेस के हिसाब से आ रहा है, तो उसको लग रहा है कि 1 घंटे में मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ, एज मैक्स एज, मुझे लगता है कि जितना ज्यादा खा लूंगा उतना अच्छा रहेगा। बफे में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, किसी होटल में जाएंगे और वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहता है, तो जो जो वो सब खा लेते हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सारे खाए जा रहे हैं। और ये हम सब मनुष्यों का स्वभाव बन गया, एक का नहीं है, ये सबका स्वभाव बन गया, क्योंकि सब अलग नहीं है, सबकी विचार शैली, सबके सोचने की क्षमता, सारे मनुष्य एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनके अनुभव अलग अलग होते हैं, बाकी मैक्सिमम मनुष्य एक जैसा ही बर्ताव करते हैं, उनके बर्ताव में कोई बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब हमें ज्यादा नहीं, जितना जरूरी है उतना ही करना है। तो आसन टू बी प्रैक्टिस स्लोली, टू बी मेंटेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मेंटेनिंग डीप रिलैक्सेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में समझा था, BMR कंसेप्ट को समझा था, कि आसन हमारे अंदर की ऊर्जा को बचाए रखता है। क्यों बचाए रखता है? क्योंकि जब हमें परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो बूम करके उस ऊर्जा को बाहर फेंक देगा, जा कर अपना काम। पर जब हम परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा को वो सेव करके रख रहा है। तो उसके लिए 3 स्टेजेस बताए गए आसन में। देयर आर 3 स्टेजेस इन प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड ऑफ पोस्चर। स्टेज नंबर 1 इज कॉल्ड एज स्थिर। स्थिर का मतलब पहले हम किसी भी आसन में पहुंच करके एकदम स्थिर हो जाए। दूसरा है उस आसन में लंबे समय तक रहें, उसको कहा गया है चिर स्थिति। जैसे आपने सुना होगा ना, चिरायु भवा, चिर मतलब लंबा, तो चिरा स्थिति। तीसरा है सुख। अब आपको आसन में बड़ा आनंद आ रहा है, अब आपको दर्द नहीं होता, बिकॉज आपने रोज उसे कर करके पहले आप स्थिर रहना सीखे, फिर आपने लंबे समय तक उस आसन में रहना शुरू किए, तो अब आप 3-4 मिनट भी उस आसन में आसानी से रह पाते हो। तो वो है सुख की स्थिति आसन में। और इस स्थिति को कहते हैं एक्शन इन रिलैक्सेशन। कर्म तो कर रहे हैं पर एकदम रिलैक्स्ड है। मतलब मैं वृक्षासन में खड़ा हूँ, मुस्कुराते हुए खड़ा, मैं कितना नाम है, अरे भाई कब काउंट पूरे होंगे, 8 10 12 14 जो भी काउंट है। तो द मोमेंट आई स्टार्ट स्माइलिंग, that means I am doing my action in relaxation. So every posture has one golden rule. पहुंचो वहां तक और फिर कोई देख नहीं रहा है तो भी मुस्कुराओ। No one is watching you, but keep smiling. अब जब हम आसन करना शुरू करते हैं तो स्लोइंग डाउन प्रोसेस है, तो ये हमारे माइंड की स्पीड को रिड्यूस कर देता है। क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, तो हमारा मन भी तेज हो जाता है। और जब हम लोग आसन करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो हो जानी चाहिए, डीप हो जानी चाहिए। तो उससे जितना ब्रीदिंग स्लो होगी उतना मन शांत होगा। ये ब्रेथ एंड माइंड आर सुपरबली कनेक्टेड। इफ योर ब्रेथ रेट इज हाई, जब भी गुस्से में रहेंगे तो आपकी सांस की गति तेज हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। गुस्से में है तो बढ़ा हुआ है, और जितना शांत है उतना सांस की गति भी शांत है। तो जब हम ऐसा रहना सीख जाते हैं तो हमारे स्ट्रेस आप रिलीज होने की क्षमता में आ जाते हैं। हमें एंजाइटी नहीं होगी क्योंकि हम शांत हैं। शांत हैं तो हमारी बुद्धि बेहतर तरीके से काम करेगी। मैं आज सुबह की क्लास में एक उदाहरण दे रहा था, जो बताया गया था, मैं आप लोगों को भी बताया गया था कि क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाए, रन आउट हो जाए या स्टंप आउट हो जाए, तो ग्राउंड में खड़े अंपायर रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको कंफर्म नहीं है कि उनका डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो फिर वो थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करते हैं। थर्ड अंपायर स्लो मोशन में देखता है
और सही और गलत का निर्णय लेता है। इसका मतलब सही और गलत का निर्णय तभी हम ले सकते हैं जब हमारा माइंड स्लो रहता है। तो जितना मन शांत रहेगा उतनी बुद्धि जागृत रहेगी, क्योंकि हमारी प्लेसमेंट ऑफ बुद्धि मन के ऊपर में है। हमारी प्लेसमेंट ऑफ बुद्धि मन के ऊपर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और जब बुद्धि सही निर्णय लेगी तो हम तो आनंद में ही रहने वाले हैं। और बुद्धि उल्टा सीधा निर्णय ले ली तो आनंद में रहने वाले नहीं। आप फिर आप अपना भी आनंद खत्म करेंगे और फिर जिससे मिलेंगे उसका भी आनंद समाप्त करेंगे। So the mind gets relaxed with practice of postures and you get settled in yourself. तो आपकी इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं, क्योंकि आसन अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन है। मेरे को आसन करके पूरा कंप्लीट जब करता हूं तो मुझे अपने आप में बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, इंटरनल फिजिकल मेंटल सेटिस्फेक्शन। और इसलिए मैं प्रतिदिन दर्द भी हो रहा होता है तो भी मैं उस आसन को करने पहुंच जाता हूँ। आई विल डू इट। In fact, I may be having some kind of pain or some kind of trouble, but I am there to experience the same thing because मुझे मजा आ रहा है उसमें। Exercise will always burn more calories, but at the same time it will increase more and more cravings. आपको जितना एक्सरसाइज करेंगे उतने आपके अंदर की डिजायर और क्रेविंग बढ़ती जाएगी। और आसन जितना आप आसन करते जाएंगे आपकी डिजायर्स और क्रेविंग आपकी रिड्यूस होती जाएगी। तब आपके सामने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी होगा तो आप अपने आप को रोक पाएंगे, नहीं ये नहीं खाता, मैं मुझे नहीं खाना है सब। पता नहीं अंदर से आवाज आने लगती है। कभी कभी तो खा भी लेते हैं, बट मैक्सिमम डेज पे कोशिश करते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। कंट्रोल आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे अंदर के द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता जब स्पष्ट हो जाए तो द्वंद्व तो समाप्त हो ही जाएगा। ड्युअलिटीज आर रिमूव्ड। हम सभी ये या वो के चक्कर में फंसे रहते हैं, सुख दुख, सही गलत, ठीक है, लाभ हानि, ये हमेशा हमारे मन में चलती रहती है। और चूंकि हमेशा ये हमारे मन में चलती रहती हैं तो हमें कभी दुखी होते हैं और कभी खुश होते हैं। जब लाभ लाभ दिखाई देता है तो खुशी खुशी दिखाई देती है, जब हानि हानि दिखाई देता है तो दुख दुख दिखाई देता है। लगातार हानि, लगातार दुख, लगातार उपलब्धियां, लाभ। आजकल बहुत खुश दिख रहे हैं संजय जी आप। खुशी, आप तो बड़ी खुश रहते हो आजकल। और फिर क्या बात है, आज बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या हो गया, कोई परेशानी है क्या? पहले तो आदमी बताता नहीं है और दो चार बार टटोल दो तो फिर अपना दुखड़ा खोलता है। फिर वो खोल के बाहर आता है और अपने दुख दर्द को सामने रखता है। क्या बताऊं यार, ऐसा हो गया मेरे साथ। मेल और फीमेल में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जब मेल कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे शांत रहने दो, तो वो एक्चुअली चाहता है कि वो शांत रहे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक। बट फीमेल जब वो कहती है कि मेरे से बात मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो वो एक्चुअली चाहती है कि उससे बात किया जाए और उसको डिस्टर्ब किया जाए। और जो इस रहस्य को समझ जाता है उसका जीवन सुखी हो जाता है। मान लीजिए पति घर पहुंचा और वो आज बात नहीं करना चाह रहा है, किसी बात के लिए परेशान है। पत्नी पूछ रही क्या हुआ बताओ, नहीं नहीं कुछ नहीं, आज मेरे को शांत रहना। फिर पूछ रही नहीं बताओ तो क्या बात हो गई, बताओ तुम्हारी। नहीं मेरे को आज शांत रहना दो, बाद में बात करेंगे। तो फिर पत्नी शुरू हो जाती है, आजकल मेरे को कुछ बताते नहीं हो आप। मैं तो परेशान हो गई हूँ, आजकल सब कुछ छुपा रहे हो आप मेरे से। अब बेचारा वो शांत रहने की बजाय वहां पर द्वंद की स्थिति और उत्पन्न हो गई। अब इसका ऑपोजिट सिनेरियो देखिए। पति घर पहुंचा, पत्नी थोड़ी सी परेशान दिख रही है। तो देखो क्या हुआ, क्या बात है बताओ। तो पहली बार में तो खोलता ही नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो शांत रहना है। तो पति अपने स्टाइल में ले लेता है, क्योंकि जब वो बोलता है कि मुझे शांत रहना है
तो वो अपने स्टाइल में लेता है, ठीक को शांत रहे तो रहने दिया जाए, वो जाके अपने काम में लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद ये पैर पटकते हुए आती है तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं परेशान हूँ, कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। पूछो तो सही, एक बार नहीं 2 बार पूछो। राइट हो? तो ये जो मनुष्य का स्वभाव है, अगर इसके रहस्य को अगर हम समझते चले जाएं तो धीरे 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 जीवन सरल हो जाता है। बिकॉज स्लोइंग डाउन है, हमें समझने की जरूरत है। हम हर कोई शांत रहना चाहता है, बट कोई शांत बोल के शांत रहना चाहता है और कोई बता करके शांत रहना नहीं चाहता, वो बताना चाहता है। तो महिलाएं हमेशा बताना चाहती हैं और पुरुष हमेशा कम बोलना चाहते हैं। दोनों को समझो। नहीं सर, ये मेरे को नहीं समझ पाते। हस्बैंड वाइफ या मित्र, महिला और पुरुष मित्र, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में यही तो समस्या आती है। मेरे को समझ ही नहीं रही। मैं तो इनको सब समझती हूँ, ये मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं ही समझती रहती हूँ बस, और कोई समझना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपने आप को सही ठहराने में लगा हुआ है, तो द्वंद्व हो गई। तो इस द्वंद्व को हटाने के लिए पति पत्नी को साथ में जाकर के योग करना चाहिए, दोनों का द्वंद्व हटेगा। हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो कपल्स में ही आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, सुखी है दोनों। जीवन बेहतर है उनका। अच्छा, कई लोग प्रयास करते हैं तो ला ही नहीं पाए कभी। क्योंकि एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो आसन करने से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी के बीच भी बढ़ जाती है। पता है, ये बहुत धीरे धीरे असर करता है, क्योंकि पत्नी भी योगा कर रही है और पति भी योगा कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को शांत रूप से देखते हैं और दोनों को शांत रहना अच्छा लगने लगता है, बिकॉज दैट इनडायरेक्टली बिकम्स देयर नेचर। तो आसन इज गोइंग टू हेल्प मी इन वेरी डिफरेंट वेज। इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड, नंबर 1। सेकेंड, मेरा मन शांत रहता है, मुझे एंजाइटी नहीं होगी। मुझे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी रिलैक्स रहने की आदत है। अब मुझे आप उत्कट आसन में बोले 2 मिनट तक रहो सर, हिलना मत, और 2 मिनट तक भी अगर मैं सारी तकलीफों का सामना करते हुए उस आसन में रह जाता हूँ तो मेरी तकलीफ सहने की क्षमता बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही। मैं रोज अगर 2-2 मिनट का उत्कट आसन महीनों तक करने लगता हूँ तो मेरी क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? अपने आप बढ़ने वाली है। तो वो कह रहा है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आसन हमें डालता है और हमारा मन इंटरनली स्ट्रांग होता चला जाता है। फिर हमको किसी भी परिस्थिति में डाल दीजिए, आपको बस में खड़े खड़े सफर करना है तो बोले कोई बात नहीं है, वृक्षासन में तो हम 5 मिनट रहते हैं। आज समझ लेंगे कि 55 मिनट का कर रहे हैं, क्योंकि जब बस में खड़े खड़े जाते हैं तो एक पैर भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक पैर को कभी ऊपर करते हैं कभी दूसरे पैर को ऊपर करते हैं, तो वृक्षासन चल रहा होता है। राइट? और ट्रेन में जा रहे होते हैं और वहां पर सीट नहीं है तो उत्कट आसन ही है, समझ लीजिए। छोटी सी जगह में एडजस्ट करके बैठना पड़ता है ऐसा। किसी की गोदी में बैठ के एडजस्ट कर रहे हैं तो पूरा लोड नहीं डालना है अपने को। अपन जा रहे हैं कार में, जा रहे हैं 5 लोगों की सीट है, तो अपने को सिर्फ ऐसे बैठने का एक्टिंग करना है, लोड डालना नहीं है। तो उत्कट आसन ही तो चल रहा है वहां पर। राइट? तो ऐसी कई परिस्थिति जीवन में आती है जहां पर आपको आपको सरल होता है और दूसरा आदमी जो आदत में नहीं है वो घर पहुंच करके 3 दिन तक रोता रहता है, दिन क्या हालत हो गई मेरी। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे कर, मुझे नहीं करना, आप लोगों के साथ जाना ही नहीं है मेरे को। इतने सारे फायदे हैं आसन के, तो सोचता हूँ कर ही लेते हैं। आज से ही करूंगा। करेंगे आसन, और हर आसन को मुस्कुराते हुए करेंगे और उसके स्टेजेस को इम्प्रोवाइज करेंगे। आसन को देखने का नजरिया बदल दीजिए। लाभ के लिए आसन मत करिए, योग का कोई भी अंग लाभ के लिए मत करिए, करने के लिए करिए, लाभ अपने आप हो जाएगा। अगला विषय है प्राणायाम। प्राणायाम, कहा जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इन 72,000 नाड़ियों में से हमारे शरीर में प्राण वायु संचालित होती है, और ये जो प्राण वायु है
ये हमारे जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा है। अगर किसी हिस्से को प्राणवायु नहीं मिलेगी तो वो हिस्सा अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक, तो एक बहुत अच्छा फ्लो आपकी बॉडी में होना चाहिए। जो हिस्सा फ्लो कम जा रहा होता है उस हिस्से में हम कुछ प्रॉब्लम का अनुभव करते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जब आप एक नाक बंद करके गहरी सांस ले रहे हैं तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने के कारण से गहरी और दूर तक जाती है, गहरी और दूर तक वो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, गहराई बढ़ जाती है। जब एक नाक से लोगे तो एक नाक को दो नासिकाओं के बराबर काम करना है, तो वो अपने आप और बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत कोशिश करेगी। किसी व्यक्ति के पास दो पैर है तो दोनों पैर पर वो डिस्ट्रीब्यूट करे, पर किसी व्यक्ति के पास एक ही पैर है तो क्या करेगा, उसका एक पैर पूरा शरीर का भार उठाने के लायक सक्षम बनेगा। तो वैसे ही प्राणायाम हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये 12-12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे राइट करता है, 12 घंटे लेफ्ट करता है, दोनों एक साथ काम करते नहीं है, दोनों सिर्फ शिफ्ट ड्यूटी बदलते समय आते हैं। राइट नॉस्ट्रल को कहा गया है सूर्य नाड़ी, क्योंकि ये हमारे शरीर में सूर्य के प्रभाव को करती है। और लेफ्ट नॉस्ट्रल को कहा गया है चंद्र नाड़ी, क्योंकि हमारे शरीर में चंद्र के प्रभाव को करती है, चंद्र ऊर्जा, सन एंड मून, राइट। तो सन इज कंसिडर्ड टू बी हीट एनर्जी एंड मून इज कंसिडर्ड टू बी कोल्ड एनर्जी। तो राइट मेरा दिन में जागृत रहता है जब सूर्य आता है, और लेफ्ट मेरा रात में जागृत रहता है जब चंद्र आता है। और सुबह ब्रह्मी मुहूर्त पे दोनों मिलते हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते हैं, एक जा रहा होता है और एक आ रहा होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर गार्ड है, दो सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो एक की ड्यूटी खत्म हो रही होती है और दूसरा ड्यूटी ऑन कर रहा होता है, हैंड ओवर प्रोसेस होती है। तो दो टाइम पे वो लोग मिलेंगे जहां पर ड्यूटी होगी। पर योगा के दौरान भी ये लोग मिलते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। योगा के दौरान फ्लो दोनों में इक्वल हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको लोग अगर जान जाएं तो वो प्राणायाम करने में आनंद का अनुभूति करेंगे। आप अपने नासिकाओं से सांस छोड़ोगे तो एक ही नाक से ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो रात के समय लेफ्ट से ज्यादा निकलेगा। तो इसका मतलब, इसको बोलते हैं स्वर। 12 घंटे दाहिना स्वर चलता है, 12 घंटे बायां स्वर चलता है। पर कोई मनुष्य रात भर जागता रहता है तो उसका सूर्य नाड़ी जागृति रहती है, सो नहीं पाती। ऐसे में उसकी नाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, और नाड़ी इम्बैलेंस होने के कारण से उनको मानसिक समस्याएं होती हैं। रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो नाड़ियां बदल जाती हैं। जिस नाड़ी को काम करना चाहिए दिन में, वो रात में काम करती है, और जिस पर रात में दिन में काम करना चाहिए वो रात में कर रही है, और जिस पर रात में करना चाहिए वो दिन में कर रही है। तो इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा। वही इम्बैलेंस देर रात तक जगने वाले लोगों के जीवन में होता है, और ऐसे में उनकी बॉडी धीरे धीरे इंटरनली बीमार पड़ने लगती है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। निश्चित समय पर निश्चित चीज चाहिए लोगों को। जब पानी चाहिए तो पानी ही चाहिए, जब दूध चाहिए तो दूध ही चाहिए। तो इसलिए सही समय पर सही चीज पहुंचनी चाहिए, सही ऊर्जा का फ्लो होना चाहिए। तो प्राणायाम करने से ये इंश्योर होता है कि कितना भी इम्बैलेंस क्रिएट क्यों ना हो गया हो, वो इंटरनली जाके करेक्ट होता है। तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वासः योर्गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वासः योर्गति विच्छेदः प्राणायाम, ये प्राणायाम की परिभाषा है। तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वासः, उसकी गति पर नियंत्रण कर लाना ही प्राणायाम। और जो व्यक्ति जितना स्लो डाउन कर सकता है अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को, उतना वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवाइज करता है। मैं आपसे कहा था ना कि रैबिट ज्यादा तेजी से सांस लेता है तो चंद सालों में उसकी मृत्यु हो जाती है, पर टॉर्टोइज इतना 1 मिनट में एक ही बार सांस लेता है तो वो 400 साल तक जिंदा रहता है। और घर में उसको शांति के प्रतीक के रूप में रखते हैं, धन के प्रतीक के रूप में रखते हैं, कि कछुआ पालते हैं लोग घर में कि धन आएगा। कछुए लोग पालने के पीछे उद्देश्य कहीं ना कहीं फेंसुई एंड ये सारी चीजें होती हैं, वो कछुआ रखते हैं घर पे।
और आजकल के युग में जब वो कछुआ नहीं रख सकते तो वो क्रिस्टल कछुआ रखते हैं, क्रिस्टल के कछुए रखते हैं या इस तरह की चीजें उपयोग करते हैं। तो प्राणायाम बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपकी ब्रीदिंग में प्लस आपकी 72,000 नाड़ियों में प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये वो सुनिश्चित करता है। तो जब प्रॉपर फ्लो हो रहा होता है तभी आपकी एनर्जी ऊपर बढ़ सकती है, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट नाड़ी है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जो बीचों बीच चलती है, स्पाइनल कॉर्ड में चलती है। तो राइट साइड मेरी सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड मेरी चंद्र नाड़ी, और बीचों बीच चली सुषुम्ना नाड़ी। जब तक राइट और लेफ्ट बैलेंस नहीं होंगे सुषुम्ना में एनर्जी का फ्लो होगा ही नहीं। सुषुम्ना में एनर्जी का फ्लो तभी होगा जब राइट और लेफ्ट बैलेंस हो जाएंगे। तो प्राणायाम करने से मेरी राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल बैलेंस हो जाती है, तो मेरी एनर्जी का फ्लो सुषुम्ना में होता है, तो मेरी ऊर्जा बढ़ती है और मैं एक चक्र से ऊपर चक्र दूसरे चक्र में बढ़ते जाता हूँ। मैं मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र से, स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुरा, मणिपुरा से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और फिर सोम। तो मैं आप लोगों को अभी कुंडलिनी के बारे में बताऊंगा, तो इन चक्रों की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा कि कौन सा चक्र जागृत होने पर कैसा बर्ताव करने लगते हैं हम लोग। तो प्राणायाम से सिर्फ लंग्स ही नहीं, हमारे शरीर का हर एक नाड़ी जागृत हो जाती है। आपके पास भगवान ने 2 लंग्स दिए हैं कि अगर एक काम नहीं भी कर रहा हो तो दूसरा मैनेज कर लेगा। और इन लंग्स में जो ऊपरी हिस्सा है ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का मतलब इसको सिर्फ आकार के लिए भगवान ने बनाया है, ये काम नहीं करते। इनका ऑक्सीजन के आदान प्रदान में कोई रोल नहीं है। द अपर लोब्स ऑफ लंग्स का ऑक्सीजन के आदान प्रदान में विशेष स्थान नहीं है, वो सिर्फ उस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए करते हैं कि अगर ज्यादा सांस ले ली तो एक्स्ट्रा को भी तो जाने के लिए जगह होनी चाहिए, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा तो फिर फूल जाएगा, ज्यादा फूल जाएगा तो हवा पूरे शरीर में भर जाएगी। आप कार के चक्के में ज्यादा हवा भर दोगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो फिर फट जाएगा वो। तो भगवान ने क्या किया, ये प्रॉब्लम ना आए कि मनुष्य ज्यादा सांस ले लिया दौड़ने वौड़ने के चक्कर में, तो उसने स्टोरेज के लिए ऊपर में खाली स्थान रखा कि ज्यादा आ गई तो ऊपर पड़े रहेगी। ऊपर पड़े रहेगी तो थोड़ी देर सांस नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, ये ऊपर वाली नीचे जाएगी। क्योंकि ऊपर क्यों खाली रखा, क्योंकि ऊपर से चीजें नीचे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से आई जाएंगी। नीचे की चीज ऊपर नहीं जा सकती ना, बट ऊपर की चीजें नीचे आ सकती है, तो इसलिए ऊपर के स्थान को खाली रखा और नीचे पूरा ब्लड सर्कुलेशन डाल दिया। तो ब्लड सर्कुलेशन डालने का मतलब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया तो लंग्स के अंदर में ट्रांसफर प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गया लंग्स में और लंग्स में जो ऑक्सीजन था वो चला गया ब्लड में। तो ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी हुआ और एक्सचेंज प्रोसेस भी हुई। तो ये प्रोसेस चल रही होती है। तो जब हम लोग, सामान्य व्यक्ति सांस पे चूंकि दिन भर में ध्यान नहीं देता है, आप दिन भर में कब ध्यान देते हो कि आप सांस ले रहे हो, समय नहीं है। कभी सोचते हो कि आई एम ब्रीदिंग, आई एम ब्रीदिंग डीपली, दिन भर में ऐसा कोई सोचता ही नहीं है ना, कोई ध्यान देता है। तो प्राणायाम करते वक्त हम और आसन करते वक्त हम ये गहराई से अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं। तो ब्रीदिंग पे ध्यान देने से ही एक बैलेंसिंग एक्ट होती है और हमारे लंग्स दे वर्क टू द फुलेस्ट, उनकी पूरी क्षमता जागृत हो जाती है। जैसे दिवाली में घर की सारी लाइट जला दी जाती है, बाकी दिनों में लाइट बचाई जा रही होती है, पर दिवाली आते ही घर का कोना कोना जगमग हो जाता है। तो वैसे ही प्राणायाम करते ही शरीर की दिवाली बड़ा आनंद में आ जाता है, बोले वाह मजा आ गया, बहुत अद्भुत आनंद आ रहा है। तो प्राणायाम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और हमारे लंग्स का स्टोरेज बढ़ा देता है। तो चूंकि स्टोरेज बढ़ा देता है तो क्या फायदा होगा मेरे को, मैं अगर कम सांस भी ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सांस स्लो ले रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज पड़ा हुआ है, ये ऊपर की नीचे जाएगी और मेरा काम मैनेज हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो मेरा मन भी शांत रहेगा, मेरी सांसें भी संतुलन में रहेंगी और मेरा जीवन भी बेहतर हो जाएगा। सामान्य रूप से जब आप सांस लेते हो तो इनहलेशन करना में आपको अफर्ट करना पड़ता है, एक्सलेशन करने में अफर्ट नहीं करना पड़ता। ये नेचुरल रबर बैंड के जैसे हैं आपके लंग्स।
रबर को खींचने में ताकत लगानी है, पर छोड़ने में अपने आप चले जाएंगे। तो हमारा लंग भी इलास्टिक रिकॉइलिंग में काम करता है। फुलाने के लिए रबर खींचना है, उसमें एफर्ट करना है, बट छोड़ने के लिए अपने आप हो गया। पर प्राणायाम इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है दूसरे तरीके से। नेचुरल ब्रीदिंग क्या हुई? एक्टिव इनहेलेशन और पैसिव एक्सहेलेशन। एक्टिव मतलब इनहेलेशन करने के लिए मेहनत करनी पड़ी, एक्सहेलेशन अपने आप हुआ। राइट और रॉन्ग? यस। पर कपालभाति ठीक उल्टा हो जाता है, एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। मतलब मैं ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा हूं, क्यों? ताकि मेरी बॉडी ज्यादा देर तक ऑक्सीजन को रिटेन कर पाएगी, तो मुझे सांस लेने की जरूरत कम हो जाएगी, तो मेरी सांस की गति अपने आप स्लो हो जाएगी। तो मेरी सांस की गति जब अपने आप स्लो हो जाएगी तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा। इतना बड़ा एक्शन है ना, और सुपर एक्शन। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग? पहले कपालभाति कराते हैं, करो कपालभाति। तो कपालभाति कर करके पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टॉक को खाली कर देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं करो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अब भरो अच्छी गहरी क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड पूरी खाली कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम गहरी सांस लेकर के शुद्ध क्वालिटी की ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा रहे हैं। तो मेरी ब्रीदिंग रेट स्लो होनी ही है, ये बट नेचुरल है। और हम लोग प्राणायाम में कुंभक भी लगाते हैं। कुंभक क्यों लगाते हैं पता है? ताकि ये जो ऊपर पड़ी हुई ऑक्सीजन है ये नीचे उतरे। कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना। कुंभक का मतलब होता है सांस रोक के रखना। प्राणायाम के बीच में सांस रोकने की प्रोसेस होती है। तो ये क्यों लगा रहे हैं? ताकि जो पहले की इधर वाली ऑक्सीजन है वो भी निकले, वो भी अपने एक्शन में आए। तो राइट, तो एक्टिवेटिंग ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द लंग्स इज डन बाय प्राणायाम। तो प्राणायाम करने से मेरी क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? बट नेचुरली बढ़ेगी। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।